So we have discussed previously about like how we can analyze exe files and हम पीडीएफ फाइल्स को कैसे एनालाइज कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट मेलवेयर्स को लाइक मैक्रो मेलवेयर्स को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं। ये सारी चीजें हमने देखी। बट अभी तक हम जो बातें कर रहे थे वो सिर्फ हम ऐसे मेलवेयर्स की बातें कर रहे थे जो कि अपने आप को चेंज नहीं करते हैं। ओके, ये बात आपको अभी समझ में आएगी इन नेक्स्ट स्लाइड्स। तो जो भी हमने बात की अभी तक, वायरस, बैकडोर, ट्रोजन हॉर्स, ये सारे हम फर्स्ट जनरेशन कैटेगरी में लाते हैं। बट आफ्टर 2013 अब जो मेलवेयर्स ऑथर्स हैं वो नए मेलवेयर्स लिखने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो अब क्या करते हैं, वो उन्हीं पुराने मेलवेयर्स को यूज करते हैं, उसमें कुछ ऐसी टेक्निक, न्यू टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जिससे पुराने मेलवेयर्स ट्रेडिशनल डिटेक्शन सिस्टम को बाईपास कर सके। ओके, सो ये बाईपास करने के लिए टेक्निक, दो तरीके की टेक्निक यूज करते हैं। फर्स्ट इज इंक्रिप्शन, जिसमें पहले जनरेशन का मेलवेयर को इनक्रिप्ट कर देंगे। आप जानते हो इंक्रिप्शन से क्या होता है, उसका रूप चेंज हो जाता है, इट विल बी अनरीडेबल फॉर्म। तो हमारा डिफेंस सिस्टम जो सिग्नेचर्स बनाएगा वो सिग्नेचर्स मैच नहीं करेंगे, तो वो इवेड कर सकता है, मतलब बाईपास कर देगा। ओके, अनदर टेक्निक इज ऑब्फस्केटेड। ऑब्फस्केटेड में क्या होता है, इसमें मेलवेयर अपना रूप चेंज कर लेता है। ये हम देखेंगे ये टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं। पहले हम इनक्रिप्शन मेलवेयर को देखते हैं। इनक्रिप्शन मेलवेयर दो तरीके के होते हैं, एक होता है पैकर, एक होता है क्रिप्टर्स। पैकर्स वो इनक्रिप्टेड मेलवेयर्स होते हैं जिसमें कंप्रेशन एल्गोरिथम यूज होती है। अगर आप किसी फाइल को कंप्रेस कर दो तो वो आप अनरीडेबल फॉर्म में हो जाती है, आपको मालूम है। अगर आपको वो फाइल फिर से यूज करनी है तो आपको डीकंप्रेस करना पड़ेगा। सेम मेलवेयर ऑथर यूज करते हैं जब वो अपने पुराने मेलवेयर को, फर्स्ट जनरेशन मेलवेयर को क्या करेंगे, कंप्रेस कर देंगे एंड देन डिफेंस सिस्टम के पास जाएगा। डिफेंस सिस्टम उसको पहचान नहीं पाएगा, वो बाईपास हो जाएगा। ओके, एंड देन जब वो सिस्टम के अंदर चला जाएगा, रैम में जाके वो अपने आप को डिकम्प्रेस करेगा एंड वहां पे एग्जीक्यूट होगा। ओके, मैंने आपको पहले भी बोला था जो डिफेंस सिस्टम है वो स्टैटिक फीचर्स यूज करते हैं। तो स्टैटिक फीचर्स हमें सिर्फ हार्ड ड्राइव पे मिलते हैं, रैम पे नहीं मिलते हैं। तो इसी का ये इनक्रिप्टेड मेलवेयर फायदा उठाते हैं। तो क्रिप्टर्स भी ऐसे मेलवेयर्स होते हैं जो इनक्रिप्शन एल्गोरिथम यूज करते हैं। पैकर्स कंप्रेशन एल्गोरिथम यूज करते हैं, क्रिप्टर्स इंक्रिप्शन एल्गोरिथम यूज करते हैं। बस यही दो डिफरेंस होते हैं इन दोनों के बीच में। ओके, जैसे आप देख सकते हो, अगर आपका नॉर्मल जो मेलवेयर है, फर्स्ट जनरेशन मेलवेयर है, उसके साथ ये आपका फर्स्ट जनरेशन मेलवेयर है, इसके साथ एक डिक्रिप्टर लग जाता है। डिक्रिप्टर कुछ नहीं है, ये एक एल्गोरिथम होगी जो कि इसको कंप्रेस करेगी या फिर इनक्रिप्ट करेगी। ओके, और ये डिक्रिप्टर एग्जीक्यूट होता है तो ये क्या करेगा, इनक्रिप्ट कर देगा बॉडी को, और जो हमारा फर्स्ट जनरेशन मेलवेयर है वो कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। तो जो हमारी डिटेक्शन टेक्निक होगी, डिफेंस सिस्टम होगा, वो इसको पहचान नहीं पाएगा, और पहचान नहीं पाएगा तो इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। सो जो पैकिंग, पहले हम देखते हैं पैकर्स को। पैकर्स एक ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो क्या करते हैं, एग्जीक्यूटेबल को एज अ इनपुट लेते हैं और एग्जीक्यूटेबल को
पैक कर देते हैं, उसको कंप्रेस कर देते हैं, उसके ऊपर एक रैपर प्रोग्राम लगा देते हैं जिससे वो सेल्फ अनपैक एग्जीक्यूटेबल बनती है। ओके। आप जनरली अगर कोई सॉफ्टवेयर या किसी फाइल को आप कंप्रेस करते हो तो उस फाइल को वापस उस सॉफ्टवेयर से आपको डिकम्प्रेस करना पड़ता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर आप पैकर से किसी एग्जीक्यूटेबल को कंप्रेस करते हो तो उसको वो पैकर प्रोग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी डिकम्प्रेस करने के लिए। अगर आप उस कंप्रेस्ड फाइल को भी एग्जीक्यूट करोगे तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी क्योंकि उसके साथ एक अनपैकर प्रोग्राम रहता है। अब आप नीचे देख सकते हो किस तरीके से एग्जीक्यूशन होता है। लेट्स से जो एग्जीक्यूशन है हमारा, वो हमारा डिक्रिप्टर से स्टार्ट होता है। तो जो डिक्रिप्टर है वो हमारा ब्लू उसमें है, जिसे हम बोल सकते हैं अनपैकर बोल सकते हैं। ये हमारा कोड है जो कि अनपैक करेगा हमारे पैक्ड प्रोग्राम को। ओके। ये हमारा ऊपर पैक्ड प्रोग्राम है और ये हमारी एल्गोरिथम है जो कि अनपैक करेगी इसे। तो हमारा जो प्रोग्राम स्टार्ट होता है वो इस प्रोग्राम से, रैपर प्रोग्राम से स्टार्ट होता है जो कि एक अनपैकर है। ये अनपैकर क्या करेगा, ये अनपैक कर अपने आप को एग्जीक्यूट करेगा और साथ में डेटा लेगा जो पैक्ड एग्जीक्यूटेबल है। इस पैक्ड एग्जीक्यूटेबल को ये रैम पे अनपैक करेगा किसी दूसरी लोकेशन पे, जो लोकेशन ये दिख रही है। अगर आप देख रहे हो जब इनिशियल मेलवेयर था तो जो लोकेशन थी ये एम्प्टी थी, बट जब ये अनपैक करेगा तो ये एम्प्टी स्पेस फिल हो जाएगा। ओके। एंड देन जो प्रोग्राम है, नया प्रोग्राम मतलब जो अनपैक है प्रोग्राम है, अब कंट्रोल उसके पास चला जाएगा एंड जो आपका मेलवेयर है वो एग्जीक्यूट होगा। ओके। इसको हम डेमो में देखते हैं हम कैसे इसको किसी भी एग्जीक्यूटेबल को पैक कर सकते हैं। लेट्स से जो हमारे पास पहले एग्जीक्यूटेबल थी 1.exe, हमने देखा था ये मेलवेयर है। तो जब हम इसको इसको हम पी स्टूडियो में ओपन करते हैं तो हम इसके सेक्शंस देखते हैं। ये सेक्शन इसका टेक्स्ट सेक्शन है जो कि अभी पैक नहीं है। इसमें कोड होता है एंड इसमें रिसोर्स डेटा होता है एंड इसमें डेटा होता है एंड ये रिसोर्स सेक्शन है जिसमें हमारी सपोर्टिंग फाइल्स होती हैं। ओके। इसमें एक एट्रीब्यूट होता है एंट्रोपी। अगर किसी भी सेक्शन की एंट्रोपी 6.5 से ऊपर है या 6 से ऊपर बोल सकते हैं तो मोस्टली वो फाइल पैक्ड है या फिर इनक्रिप्टेड है। दैट मीन्स उसमें रीडेबल कंटेंट बहुत कम है। ओके। रीडेबल कंटेंट क्या है, जो हमने देखा था स्ट्रिंग्स में निकलता था। स्ट्रिंग्स अगर हम देखेंगे तो स्ट्रिंग्स में हमको यूआरएल मिल रहा था, सेंड, ये सारी चीजें हम रीड कर सकते थे, cmd.exe, ये हमको आईपी एड्रेस दिख रहा था। ये सारी चीज हमको रीडेबल थी, राइट। तो अगर मुझको ये प्रोग्राम, एंड ये प्रोग्राम क्या है, .exe है, आपको पता है कैसे पता करना है। सेम हम पी स्टूडियो में देखेंगे इसको, वहां पे हम ऑलरेडी देख चुके थे पहले। अगर हम यहाँ जाएंगे तो ये फर्स्ट बाइट्स इसकी क्या है, 4d5 है। दैट मीन्स ये एग्जीक्यूटेबल है, आप ये एग्जीक्यूट कर सकते हो। ओके। नाउ अगर मैं इस प्रोग्राम को पैक करना चाहूँ, ओके, तो मार्केट में आपको बहुत सारे पैकर्स मिल जाएंगे। कुछ कमर्शियल पैकर्स होते हैं, कुछ ओपन सोर्स भी होते हैं। एक बहुत ही अच्छा पैकर है जो जनरली आपको वाइल्ड में बहुत दिखेगा, दैट इज यूपीएक्स पैकर। ये ओपन सोर्स है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं
एंड आप अपना इंस्टॉल करके इसको यूज कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, सो आई विल शो यू। तो कमांड बिल्कुल सिंपल है, यूपीएक्स एंड देन फाइल नेम। द फाइल नेम वाज 1.exe। यू कैन सी लाइक ये बोल रहा है अल्टीमेट पैकर फॉर एग्जीक्यूटेबल ने एक फाइल को पैक किया है। पैक मतलब कंप्रेस किया है। तो फाइल का साइज पहले क्या था, 8192 बाइट्स। ओके, नाउ उसका कितना बचा है, 5632। दैट मीन्स रिड्यूस हो गया है। कितना रिड्यूस हुआ है, 68%। एंड फाइल नेम सेम है। अब हम इस फाइल को देखते हैं। इस फाइल को हम जब पी स्टूडियो में अब स्टैटिक एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें रीडेबल कंटेंट बहुत कम हो गया है। एंड सेक्शंस अगर आप जाओगे तो आपको सेक्शन में दिखेगा एक एम्प्टी सेक्शन, सारा कोड एक ही सेक्शन में है, यूपीएक्स 1 में है, एंड एक आपका रिसोर्स सेक्शन है। क्योंकि रिसोर्स सेक्शन को इनक्रिप्ट करने की, पैक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसमें आइकन फाइल रहती है एंड लाइसेंस फाइल रहती है, ये सारी फाइलें रहती हैं। अगर आइकन फाइल को इनक्रिप्ट कर दिया तो फिर उसका आइकन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम नहीं चाहते हैं उसको, उसका आइकन चेंज हो। ये फाइल पैक हो चुकी है, बट स्टिल ये फाइल को आप देखोगे तो इसका फर्स्ट बाइट क्या है, 4D5 है। दैट मीन्स ये स्टिल एग्जीक्यूटेबल है, आपको इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर आप एग्जीक्यूट करोगे तो क्या होगा, जो अभी हमने पहले डायग्राम में देखा, यहाँ पे हमने देखा था जो हमारी पैक्ड फाइल है, अब उसका एक सेक्शन एम्प्टी होगा। तो हमने देखा यूपीएक्स 0 जो सेक्शन था वो हमारा एम्प्टी था, और जो भी बाकी सारी चीजें हैं वो सब एक सेक्शन में पड़ी होंगी। वो हमारा यूपीएक्स 1 में पूरा फुल था। ओके, तो इस तरीके की अब हमारी जो पैकिंग, आफ्टर पैकिंग के बाद फाइल हमारी कुछ ऐसे बन गई है। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका जो अनपैकर है वो एग्जीक्यूट होगा पहले, एंड वो अनपैक करेगा कोड को, एंड देन वो जो अनपैक कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। दैट मीन्स जो हमारा रियल मेलवेयर है वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, एंड हम इसको यहाँ पे भी देख सकते हैं, सेक्शन इसका यहाँ पे UPX 0 खाली है बिल्कुल। क्यों खाली है, क्योंकि जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो जो पैक्ड कोड है वो अनपैक कहाँ पर होगा, UPX 0 में। ओके, उसको कुछ स्पेस चाहिए ना अनपैक होने के लिए। एंड अगर आप इसका कोड देखेंगे तो यहाँ पर आपको सिग्नेचर मिलेगा, यूपीएक्स से पैक्ड है ये फाइल पैक्ड है। एंड अगर आप इसकी स्ट्रिंग्स देखेंगे, यहाँ पर आपको चेंजेस दिखेंगे। जो स्ट्रिंग्स आपको पहले दिख रही थी वो स्ट्रिंग्स आपको यहाँ कहीं भी नहीं दिखेंगी, क्योंकि अब ये कोड पैक्ड हो गया है। तो इसमें रीडेबल कंटेंट खत्म हो गया है, बट स्टिल आपको कुछ स्ट्रिंग्स दिख रही होंगी। ये क्यों दिख रही हैं, ये जो अनपैक, जो इसका स्टब प्रोग्राम है, जो हमने एल्गोरिथम बोली है, वो एल्गोरिथम अभी भी अनपैक्ड फॉर्म में है, वो पैक नहीं है। तो उसके जो कंटेंट होगा वो हमको स्ट्रिंग्स में दिख रहा है, बट जो हमने आर्टिफैक्ट निकाले थे इस फाइल से वो हमको नहीं दिख रहे हैं। राइट, तो इस तरीके से जो मेलवेयर ऑथर है वो अपने प्रोग्राम को, मेलवेयर को क्या करते हैं, पैक कर देते हैं। जैसे आप पैक करोगे तो जैसे हमने सिग्नेचर बनाया था, इस फाइल के लिए हमने सिग्नेचर बनाया था जो कि था स्ट्रिंग बेस्ड। आपको याद होगा हमने पहले सेशन में बनाया था जिसमें हमने दो कंडीशन ढूंढी थी। अगर उस फाइल में cmd.exe है एंड ये URL है तो उस फाइल को डिटेक्ट किया जाए। बट आफ्टर पैकिंग दिस प्रोग्राम, अगर हमने इसको पैक कर दिया तो आपको ये पैटर्न तो दिख ही नहीं रहे,
क्योंकि ये कंप्रेस हो गए हैं। अब आपको ये पैटर्न दिख नहीं रहे हैं, तो अब आप कि ये पैटर्न मैच नहीं होंगे। इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो एंटीवायरस है इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। देखो ये पैटर्न आपको नहीं दिखेंगे, कहीं नहीं है ये पैटर्न। सो आपका जो प्रोग्राम है, आपका जो डिफेंस सिस्टम है, उसका उसको आपने बाईपास कर दिया। ओके, अब अगर आपको ये डीकम्प्रेस करना है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पैकर है, तो हम सिंपल उस पैकर को यूज करके इसको डीकम्प्रेस भी कर सकते हैं। यूपीएक्स सेम फाइल नेम, इसके बाद हमको इसको हाइफन डी देना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो स्विच है इसको डीकम्प्रेस करने का। आप देख सकते हैं ये पैकर प्रोग्राम बोल रहा है, इसने इसको अनपैक कर दिया है, एंड इसका साइज पहले 5632 था, अब इसका साइज 8192 हो गया है। ओके, एंड फाइल का नाम सेम है। तो अब हम जाके इसको चेक कर सकते हैं, इस फाइल को। अब आप इसके सेक्शंस देखेंगे, तो आप इसके सेक्शंस वापस आ चुके हैं जो भी सारे थे। एंड स्ट्रिंग्स देखेंगे तो स्ट्रिंग्स में आपको वो पुराने स्ट्रिंग्स पैटर्न मिल जाएंगे। राइट, तो इसको बोलते हैं हम पैकर्स प्रोग्राम, जिससे हम अपने डिफेंस सिस्टम को बाईपास कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन अब आते हैं सेकंड जनरेशन इनक्रिप्टेड मेलवेयर का, क्रिप्टर्स मेलवेयर। ओके, क्रिप्टर्स मेलवेयर क्या होते हैं, जो इनक्रिप्शन एल्गोरिथम्स यूज करते हैं। वो हम आपको दिखाते हैं, मेरे पास एक सैंपल है 4d.txt। इसको हम अगर एनालाइज करना है, हम इसको स्टैटिक एनालिसिस में डालेंगे, एंड ये डॉट टीएक्सटी से है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये टेक्स्ट फाइल है। इसकी हम इनिशियल बाइट्स देखेंगे, तो फर्स्ट बाइट्स क्या है, 4d5a, सो दैट मीन्स दिस इज एग्जीक्यूटेबल। मेलवेयर ऑथर ये बहुत करते हैं, अपने एक्सटेंशन को चेंज कर लेंगे, जिससे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये एग्जीक्यूटेबल नहीं है, तो ये मेलवेयर नहीं हो सकता, और आप उसको इग्नोर कर दोगे। बट एक्चुअली में वो एग्जीक्यूटेबल होगी, एंड कोई प्रोग्राम उसको उसका एक्सटेंशन चेंज करके उसको एग्जीक्यूट भी कर देगा। ओके, तो मैंने आपको बताया, अगर आपके सेक्शंस की जो एंट्रोपी है मोर देन 6.5 है, दैट मीन्स वो फाइल पैक्ड है या इनक्रिप्टेड है। ओके, बट जनरली पैकर्स क्या करते हैं, एक खाली सेक्शन रखते हैं, जिसमें हमको दिख जाता है कि वो अनपैक होने के बाद उस सेक्शन में कॉपी होगा। ओके, बट जो इनक्रिप्टेड मेलवेयर्स में जो इनक्रिप्शन यूज करते हैं, उनको न्यू सेक्शन की जरूरत नहीं है, वो सेम स्पेस पे भी काम कर सकते हैं। ओके, तो अगर हमने यहाँ पे देखे तो एंट्रोपी 7.025 है, दैट मीन्स ये इनक्रिप्टेड मेलवेयर है। ओके, एंड अगर हम इसकी स्ट्रिंग्स देखें, तो स्ट्रिंग्स में भी हमको पता चलेगा कि ज्यादातर जो आ, हमारा डेटा है, जो वो अनरीडेबल फॉर्म में है, आप देख सकते हो। राइट, तो ये हमारा इनक्रिप्टेड टाइप के मेलवेयर होते हैं। इनको हम कैसे एनालिसिस करते हैं, हम आपको बताते हैं। इसको हम पहले चेंज कर देते हैं इसका एक्सटेंशन, एंड हम वापस पीपीटी पे चलते हैं। तो अगर आप देखो, जो इनक्रिप्टेड मेलवेयर होते हैं वो क्या करते हैं, ऑन द रन टाइम में अपने आप को मेमोरी में कॉपी करते हैं। जो ये स्पेस है, स्पेस में कॉपी करेंगे। तो जब भी कोई प्रोग्राम, ये तो पैकर है, तो ये तो अपना ऑलरेडी इसके पास स्पेस होता है प्रोग्राम के अंदर। बट जो क्रिप्टर्स होते हैं, उनको न्यू मेमोरी एलोकेट करनी पड़ती है। तो जब भी ये एग्जीक्यूट करेगा, तो वो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम से मांगता है कि मुझको नई स्पेस दो। ओके,
तो नई स्पेस देने पे ऑपरेटिंग सिस्टम नई स्पेस देता है, वहां पे वो अपने आप को डिक्रिप्ट करता है। देन वो डिक्रिप्ट एक बार कंप्लीटली डिक्रिप्ट कर लेता है, एंड देन उसको वो एग्जीक्यूट करता है। जो उसने डिक्रिप्ट कर लिया उसको वो कंट्रोल दे देगा, एंड अब जो नया प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूशन चालू करेगा। ओके, तो ये मेलवेज ने ये टेक्निक लगा निकाली इवेट करने के लिए। सो डिफेंस सिस्टम ने भी एक टेक्निक निकाली जिससे इन तरीके के मेलवेयर्स को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। उस टेक्निक को बोलते हैं इमुलेशन टेक्निक। इमुलेशन में हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को पार्शली एग्जीक्यूट करते हैं, एंड जैसे ही प्रोग्राम डिक्रिप्ट करता है अपने आप को रैम पे, वहां से हम उस प्रोग्राम को डाउनलोड कर लेते हैं हार्ड ड्राइव पे, एंड देन वापस स्कैन करके उसको डिटेक्ट करते हैं। चलिए हम इसको देखते हैं कैसे करेंगे, इसको हम डेमो में दिखाते हैं आपको। जैसे ही हमने उसको exe में सेव किया तो इसका आइकन विजिबल हो गया। ओके, सो दिस इज अ इनक्रिप्टेड मेलवेयर, ये इनक्रिप्टेड मेलवेयर है। अब हम इसको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में पार्शियली एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसे एनवायरनमेंट में इसको एग्जीक्यूट करना चाहता हूं जहां पर मैं इसको स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करूं। अगर मैंने कंप्लीटली इसको क्लिक किया तो ये कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा, मैं बीच में इसका एग्जीक्यूशन रोक नहीं पाऊंगा। तो मुझको ऐसा कोई टूल चाहिए जो इसको स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करे। तो ऐसा टूल कौन सा होता है, डिबगर्स। डिबगर्स क्या करते हैं, ब्रेक पॉइंट डालते हैं, एंड उस ब्रेक पॉइंट पे उसका एग्जीक्यूशन रुक जाता है। तो आप कहीं पे भी ब्रेक पॉइंट डाल सकते हैं इन द प्रोग्राम, तो एंड आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो जहां पे भी ब्रेक पॉइंट कोलाइड करेगा वहां पे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन रुक जाएगा। ओके, लेट्स डू डिबगर। सो ये डिबगर है, ये x64 डिबगर है। इस फाइल को मैंने इसमें ओपन किया। तो अगर आप इस डिबगर को देखेंगे तो इसके लेफ्ट टॉप पे ये जो विंडो दिख रही है आपको, ये विंडो एक्चुअली द कोड है। इसमें आपको इंस्ट्रक्शन सेट्स भी दिख रहे होंगे, मूव ESP, डीवर्ड, पॉइंटर, दिस थिंग, ये सारे इंस्ट्रक्शन सेट है। ये आपका कोड सेक्शन है, एंड आपको बॉटम लेफ्ट में जो दिख रहा है ये आपकी मेमोरी है, ये आपका रैम है। यहाँ पे आप मॉनिटर कर सकते हो प्रोग्राम को कि किस मेमोरी में क्या लिखा जा रहा है। ओके, एंड बॉटम राइट पे ये आपकी स्टैक है। आपको मालूम है कि सारे प्रोग्राम स्टैक पे एग्जीक्यूट होते हैं। ओके, एंड जो भी रजिस्टर यूज होते हैं वो हमको टॉप राइट में मिल जाएंगे। तो ये सारे रजिस्टर्स हैं, EAX, EBX, बेस रजिस्टर, काउंटर रजिस्टर, डेस्टिनेशन रजिस्टर। सो ये सारे आपको उनकी वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। एंड इसके आपको कंट्रोल, डिबगर के कंट्रोल ऊपर टॉप पे दिखेंगे। आप अगर ये रन वाला एग्जीक्यूट करेंगे तो ये कंप्लीटली रन हो जाएगा। बट बाय डिफॉल्ट जब भी आप डिबगर में ओपन करोगे तो एंट्री पॉइंट पे एक बाय डिफॉल्ट ब्रेक पॉइंट लगा रहता है। तो अगर जैसे मैं स्टार्टिंग में एग्जीक्यूट करूंगा इसको तो मेरा प्रोग्राम एंट्री पॉइंट पे जाके रुक जाएगा। ओके, अब मुझको मालूम है ये इनक्रिप्टेड मेलवेयर है, इसका डिक्रिप्टर पहले एग्जीक्यूट करेगा, एंड जो इनक्रिप्टेड पार्ट है जो मेरा मेलवेयर है वो डिक्रिप्ट होगा रैम पे। बट डिक्रिप्ट रैम पे करने से पहले इसको ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या मांगना पड़ेगा, कुछ मेमोरी स्पेस की जरूरत पड़ेगी, तो वो उससे रिक्वेस्ट करेगा। तो कोई भी यूजर प्रोग्राम जब मेमोरी स्पेस की रिक्वेस्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो वो एक एपीआई कॉल करता है। उस एपीआई का नाम है वर्चुअल एलॉक, और वो किस डीएलएल फाइल में रहती है। अगर आप सिंबल्स में जाइए तो यहाँ पर आपको सारी डीएलएल फाइल दिखेंगी जो कि इस प्रोग्राम ने लोड की है। ओके, और जो हम एपीआई कॉल की बात कर रहे हैं वो कर्नल 32 में होती है।
तो इससे कर्नल 32 में ये सारी एपीआई कॉल है, बट मुझको सर्च करना है वर्चुअल एलॉक को। तो मैं यहाँ पर वर्चुअल एलॉक ढूंढूंगा। आपको यहाँ दिख रहा होगा वर्चुअल एलॉक एक्सपोर्ट फंक्शन में। तो मैं यहाँ पे जाके एक ब्रेक पॉइंट डाल दूंगा। ठीक है, अब मैंने ब्रेक पॉइंट डाल दिया। दैट मीन्स जब भी ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करे एंड वर्चुअल एलॉक को कॉल करे, तो तब ये इसका एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाना चाहिए। ओके, हम वापस प्रोग्राम पे चलते हैं एंड अब एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये क्या करेगा, ये जब भी वर्चुअल एलॉक कॉल होगा तब ये स्टॉप हो जाएगा। हमने इसको रन किया, जैसे ही क्लिक किया रन पे, एंड आप नीचे देखोगे ब्रेक पॉइंट एट कर्नल 32 वर्चुअल एलॉक, इस लोकेशन पे ये स्टॉप हो गया। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे पॉज लिखा हुआ आ रहा है, दैट मीन्स इसका एग्जीक्यूशन स्टॉप हो गया है। ओके, तो ये जस्ट अभी वर्चुअल एलॉक फंक्शन कॉल हुआ है, बट हमको क्या चाहिए, वर्चुअल एलॉक एपीआई क्या करती है, ये एग्जीक्यूशन होने के बाद, वर्चुअल एलॉक एपीआई कॉल होने के बाद रिटर्न क्या करती है, जो भी मेमोरी एलोकेशन है, मतलब जो भी नई मेमोरी एलोकेट हुई है इस प्रोसेस को, उसका बेस पॉइंटर रिटर्न करती है। तो हमको वो बेस पॉइंटर चाहिए। ओके, हमको ये देखना है कि जो नई मेमोरी एलोकेट की है उसमें क्या हो रहा है। ओके, तो हम इसका रिटर्न तक हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसमें एक फंक्शन होता है, स्विच होता है, जो कि रिटर्न टिल एग्जीक्यूट होता है। आप यहाँ पर देखोगे ये तो इन है, ये वाला जो फंक्शन है ऑन द टॉप, एग्जीक्यूट टिल रिटर्न, अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो ये जो एपीआई कॉल है अपने रिटर्न फंक्शन तक रन करेगी एंड देन अपना एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देगी। इफ यू, अब मैंने क्लिक किया एंड आपको दिख रहा होगा इसका एग्जीक्यूशन स्टॉप हो गया वर्चुअल एलॉक के अंदर ही, एंड ये रिटर्न पॉइंट पे है। तो अब हम क्या करेंगे, जस्ट एक स्टेप एग्जीक्यूट करेंगे जिससे ये रिटर्न हो जाए। तो ये रिटर्न होगा अपने यूजर कंट्रोल पे, यूजर कोड पे। अब ये यूजर कोड पे आ गया, एंड यहाँ पे EAX रजिस्टर जो होता है, राइट में देख रहे हो, इस पे एक्चुअली जो भी फंक्शन रिटर्न करता है EX रिटर्न रजिस्टर के अंदर वैल्यू को रखता है, जो रिटर्न वैल्यू आएगी। सो दैट मीन्स ये जो वैल्यू है वो इसकी जो नया मेमोरी एलोकेट हुई है उसका एड्रेस है। तो मैं क्या चाहूंगा, मैं इस एड्रेस पे देखना चाहता हूँ क्या हो रहा है। तो मैं राइट क्लिक करके इस मेमोरी को मॉनिटर कर सकता हूँ। तो मैं बोलता हूँ फॉलो इन डम्प, तो ये मेरी मेमोरी आ गई। आप ये देख सकते हो कि ये न्यूली एलोकेटेड मेमोरी है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सब 000 है। तो अब मैं ये देखना चाहता हूँ ये प्रोग्राम इस मेमोरी में क्या करेगा, क्योंकि इसने न्यू एलोकेटेड की है मेमोरी, तो इस किसी रीजन से की होगी। तो अब मुझको वो रीजन चाहिए। तो मैं क्या करूंगा कि जब भी ये मेमोरी यूज करे, ये प्रोग्राम इस मेमोरी को यूज करे, तब इस पे ब्रेक पॉइंट लगा दिया जाए। तो मैं राइट क्लिक करके इस पे ब्रेक पॉइंट लगा सकता हूँ। जब भी ये मेमोरी एक्सेस हो तो मैं इधर ब्रेक पॉइंट लग जाए। ओके, वहां पे एग्जीक्यूशन का स्टॉप हो जाए। तो देखेंगे कि इस मेमोरी पे इसने कुछ राइट किया। ओके, एंड इसमें कुछ डेटा लिखा है, और हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो भी नई मेमोरी एलोकेट हुई है इसमें इसने अपनी जो प्रोग्राम था उसको डीक्रिप्ट करके किया होगा। तो हम सर्च कर रहे हैं, यहाँ पर कोई EXE फाइल तो नहीं है। EXE फाइल आपको मालूम है किससे स्टार्ट होती है, 4D 5A से, या फिर MZ से, स्काई में। इधर राइट हैंड साइड को देखेंगे तो ये हमारा स्काई वैल्यू है, और लेफ्ट साइड में हमारी हेक्साडेसिमल वैल्यू है। तो अगर हम राइट साइड में देखेंगे तो हमारे लिए इजी होगा MZ ढूंढना। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे कुछ MZ से स्टार्ट हो रहा है। तो हमको मेमोरी के अंदर जो नई मेमोरी एलोकेट हुई थी उसमें हमको एक एग्जीक्यूटेबल फाइल मिली है।
तो अब मुझको इस फाइल को हार्ड ड्राइव पे सेव करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस ये पूरा कंटेंट सेव कॉपी कर लूंगा बिल्कुल नीचे तक। मुझको इसका साइज नहीं मालूम है, तो बिल्कुल लास्ट तक मैं इसको कॉपी कर लूंगा एंड राइट क्लिक करके बाइनरी कॉपी, सेव टू अ फाइल। तो ये जितना भी कंटेंट था ये एक फाइल में सेव करना है। हम इसको डेस्कटॉप पे हमारे सैंपल्स के अंदर, एनक्रिप्टेड मेलवेयर के अंदर यहीं पे हम सेव करते हैं। तो ये हमारी हो गई इनर फाइल। इनर फाइल डॉट ई इसको हम सेव कर देंगे। ओके, तो हमारा काम हो गया। हमने क्या किया, फाइल को पार्शली एग्जीक्यूट किया एंड रैम में हमने सर्च किया कोई एग्जीक्यूटेबल तो नहीं है। एग्जीक्यूटेबल हमको मिली, वहां पर फाइंड किया हमने एंड देन उस एग्जीक्यूटेबल को हमने हार्ड ड्राइव पे सेव कर दिया इनर फाइल डॉट ई के नाम से। अब हम हमारा काम हो गया, तो हम ये डिबगर बंद कर देते हैं। ओके, सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इनर फाइल डॉट ई यहाँ पे सेव हो गई, जो कि 169 KB की है। अब हम इसको एनालाइज करेंगे ई स्टूडियो में। तो ये हमारी अब जो नई फाइल आई हुई है 4D5A से जो स्टार्ट हो रही है, ये हमारी इंटरनल फाइल थी। ओके, अगर हम इसको देखना चाहते हैं कि ये फाइल कौन सी फाइल है, तो हम बेसिक एनालिसिस कर लेते हैं। बेसिक एनालिसिस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वायरस टोटल पे जाओ। हम इस फाइल को वायरस टोटल पे देख सकते हैं। अब आप देख सकते हो जो इंटरनल फाइल थी उसको सारे एंटीवायरसेस डिटेक्ट कर रहे हैं एज अ मेलवेयर, राइट। सो ये एक तरीका है जिससे हम इनक्रिप्टेड मेलवेयर को डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो हमारा पैकिंग मेलवेयर हो गया कंप्लीट। हमने इनक्रिप्टेड मेलवेयर देख लिया। अब हम ऑब्फस्केटेड मेलवेयर देखेंगे। सो ऑब्फस्केशन में क्या होता है, हम जो हमारा प्रोग्राम है उसका हम जस्ट स्ट्रक्चर चेंज करते हैं। लेट्स से हम एक एग्जांपल लेते हैं टेक्निक का, वो है रजिस्टर यूजेस एक्सचेंज। इसको हम रजिस्टर स्वैप भी बोलते हैं। ओके, सो लेट्स से हमारे पास दो कोड हैं, कोड 1 एंड कोड 2। ओके, ये दोनों अलग अलग प्रोग्राम से लिए हुए हैं। अगर आप इन दोनों कोडों को कंपेयर करें तो इनमें ऑपरेशन सब सेम हो रहे हैं। ओनली डिफरेंसेस क्या है इन दोनों कोड में, वेरिएबल नेम्स की। अगर आप देखो ध्यान से, तो सिर्फ वेरिएबल नेम्स चेंज हो रहे हैं, बाकी सब कोड सेम है। सो ऑब्फस्केशन टेक्निक्स वो टेक्निक होती हैं जिससे आप क्या करते हो, उसका स्ट्रक्चर चेंज कर देते हो बट फंक्शनैलिटी सेम रहती है। यहाँ पे ऑपरेशन सारे सेम हो रहे हैं, सिर्फ वेरिएबल नेम चेंज हो रहा है। बट जैसे ही वेरिएबल नेम चेंज होगा, तो आपने जो पैटर्न्स निकाले थे हेक्साडेसिमल वाले या स्ट्रिंग बेस्ड वाले, वो क्या होगा, वो चेंज हो जाएंगे। लेट्स से कि आपने पैटर्न रखा था अपने सिग्नेचर के अंदर। ओके,
बट जैसे ही ऑब्फस्केशन हुआ, इसने अपने वेरिएबल चेंज किए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो सिग्नेचर आपने बनाया था वो इस कोड से मैच नहीं करेगा। ये कोड 5A से स्टार्ट हो रहा है, ये 5 8 से स्टार्ट हो रहा है। ये BF है सेकेंड लाइन में, इसमें BB है। क्यों ये चेंजेस आए? क्योंकि हमने रजिस्टर नेम चेंज कर दिए। ओके, तो इस तरीके से ये मेलवेयर अपना स्ट्रक्चर चेंज करते हैं। सिमिलरली जैसे हमने अभी मेलवेयर को, मैक्रो मेलवेयर को एनालाइज किया था, वहां पे हमने देखा था कि कुछ स्क्रिप्ट्स अपने आप को डिफरेंट स्ट्रक्चर में चेंज कर लेती हैं। अगर आप देखो, ये सेम कोड है, ए एंड बी सेम कोड है, बस डिफरेंट ऑपरेशंस यूज करके हमने सेम कोड को लिखा हुआ है। जैसे हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी इनर एचटीएमएल डेटा। आप अगर देखोगे इसको, तो ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ चला गया? अ, तो अगर आप देखोगे तो ये जो पार्ट है, ये आपका इस लाइन को डिफरेंट सब्स्टिट्यूट ऑपरेशन से लिख रखा हुआ है, एंड आप समझ नहीं सकते कि ये कोड क्या कर रहा है, और ऊपर वाले कोड में आपको सब कुछ इजीली समझ में आ रहा है। इसी टेक्निक को हम बोलते हैं ऑब्फस्केशन, कि जब मेलवेयर एनालिस्ट इस कोड को पढ़े तो उसको वो चीज समझ में ही नहीं है। ओके, तो हम इसके लिए डेमो देखते हैं कि किस तरीके से हम डीऑब्फस्केट कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम को। लेट्स से हमने एक प्रोग्राम पे एनालिसिस की थी पहले, वर्ड डॉक्यूमेंट के फाइल पे, एंड हमने उसको एनालाइज किससे किया था? एक टूल था OLE VBA। OLE VBA टूल था, एंड देन मैंने मेलवेयर उसको दिया था, एंड वो जो भी आउटपुट था उसको हमने एक फाइल के अंदर लिख लिया था। वो फाइल हमने, उसका नाम लिखा था एफिलेटेड आर्टिफैक्ट, आर्टिफैक्ट डॉट VBA। इसमें VBA स्क्रिप्ट भी थी, इसलिए हमने इसको VBA कर दिया। तो सारी स्क्रिप्ट इसके अंदर लिख गए। अब हम इस प्रोग्राम को देखेंगे, आर्टिफैक्ट डॉट VBA, ये जो प्रोग्राम है इसको हम चेक करते हैं। तो ये हमने कोड देखा था, हमने बोला था ये ऊपर का जो कोड है, दिस इज जस्ट OLE VBA इनिशियल कोड। तो उससे, एंड देन उसके बाद यहाँ देखोगे तो इन सारे फंक्शंस के नाम ऑब्फस्केटेड है। ये आप समझ नहीं सकते, ये कुछ केस स्ट्रक्चर है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है। आप देखेंगे ये सारे केसेस सेम है। तो मोस्टली जो मेलवेयर ऑथर है ऐसे कोड डाल देते हैं प्रोग्राम में जो कि यूज ही नहीं होते, जिससे मेलवेयर एनालिस्ट कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, एंड आप देख सकते हो सिमिलर कोड बिल्कुल बार बार रिपीट हो रहा है ना। एंड जब हम एनालाइज करेंगे तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअल कोड कहीं और ही था। ओके, एंड यहाँ पर हमको कोड नहीं दिख रहा है, यही सिर्फ ऑपरेशन बार बार रिपीट हो रहा है। बट अगर जब हमने इसकी हिंट देखी थी नीचे, एंड यहाँ पर देखिए कुछ स्पेस है, एंड यहाँ कुछ स्पेस के बाद कुछ डेटा लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट। एंड कुछ ये डेटा एबनॉर्मल सा दिख रहा है। तो हम इसको कॉपी कर लेंगे नए पेज पे, हम इसको एनालाइज करेंगे ये क्या है। आप अगर इस डेटा को देखो तो यहाँ पर देखिए एक एक पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। अगर हम कंट्रोल H दबाएं तो इस पैटर्न को हम सर्च कर सकते हैं।
फाइन नेक्स्ट। देखिए ये पूरे प्रोग्राम में बार बार रिपीट हो रहा है, तो जस्ट एक हिट एंड ट्रायल, मतलब ये कोई फिक्स नहीं है कि ऐसा ही होगा। मुझे ऐसा लगता है ये फेक डेटा इंसर्ट कर रखा है, तो मैं इस डेटा को रिमूव करना चाहता हूँ इस फाइल से। तो मैं क्या करता हूँ, इस पैटर्न को डिलीट कर देता हूँ, कि रिप्लेस कर दूंगा किसी चीज से नहीं, तो ये सारी चीजें डिलीट हो जाएंगी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको रिप्लेस सॉल्व कर देता हूँ। अब वो सारे पैटर्न डिलीट हो गए। अब मेरे पास ये कोड आया। मैंने प्रोग्राम के जस्ट जो वीबीए ओएलई वीबीए था, उसने मुझको हिंट दी थी कि इसमें 64 बेस 64 कोड है। ओके, एंड जो हमने अभी रिमूव किया और कुछ डीऑफस्केट किया कोड, उसके बाद हमको यहाँ पर कुछ कोड मिला। ये भी बेस 64 से रिलेटेड दिख रहा है, कि जैसा दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको ट्राई करते हैं बेस 64 डिकोड करने की। तो यहाँ पर नोट पैड प्लस प्लस में एक फीचर होता है, प्लगइन होता है, बेस 64 डिकोड। तो हम इसको डिकोड करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि कुछ नल कैरेक्टर्स ज्यादा दिख रहे हैं। तो नल कैरेक्टर अगर आपको रिमूव करने हो तो बहुत इजी तरीका होता है, आप नॉन रिच टेक्स्ट एडिटर पे इसको कॉपी पेस्ट कर दो। तो विंडोज में नोटपैड होता है जो कि टेक्स्ट एडिटर होता है, ये रिच टेक्स्ट को सपोर्ट नहीं करता है। तो ये क्या करेगा, उन नल कैरेक्टर्स को रीड ही नहीं करेगा, एंड इसको वापस अब आप दूसरी शीट खोल के पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको कुछ ये दिख रहा होगा, M%, कुछ स्ट्रिंग है, वो कुछ स्ट्रिंग्स में, एंड आपको बाद में दिख रहा होगा ये सेमी कॉलम। सेमी कॉलम जनरली किस लिए यूज होता है, स्टेटमेंट को एंड करने के लिए। तो अगर हमको इसको कुछ स्ट्रक्चर देना है तो हम इसको क्या करेंगे, हर सेमी कॉलम के बाद में आ, एक न्यू लाइन कर देंगे, जिससे हमको ये कोड अच्छे से समझ में आए। न्यू लाइन करेक्टर क्या होता है, /n। तो अब हम इसको, अब आप देखोगे तो ये कोड कुछ कुछ समझ में आने लगा है। ये एक वेरिएबल है, उसमें कोई स्ट्रिंग कॉपी हो रही है। ओके, बट इसमें एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं, तो हम ये एक्स्ट्रा स्पेसेस निकाल देंगे इससे। अब ये कोड और अच्छे से दिखने लगा। ओके, अभी भी इसमें ये देखिए, ये आपको समझ में आ रहा है, ये पावर शेल स्क्रिप्ट है जो M% से स्टार्ट होती है। एंड मैंने आपको दिखाया था जब इमोटेट का कैंपेन दिखाया था, उसमें हमने देखा था कि जो डॉक्यूमेंट फाइल होती है उसके अंदर मैक्रो लिखा होता है, उसमें पावर शेल स्क्रिप्ट होती है। तो ये वो पावर शेल स्क्रिप्ट है। ओके, इस पावर शेल स्क्रिप्ट में ये एक वेरिएबल है जिसमें एक स्ट्रिंग दी गई है। बट अगर मैं ये वेरिएबल देखूं तो ये वेरिएबल कहीं यूज ही नहीं हो रहा है। दैट मीन्स ये जस्ट फेक वेरिएबल है। तो इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, इस वेरिएबल को देखते हैं कहीं यूज हो रहा है, हाँ ये यूज हो रहा है, इसको हम रखते हैं। ये वेरिएबल कहीं यूज नहीं हो रहा है, इसको हटा देते हैं। इस वेरिएबल को देखते हैं, ये यूज हो रहा है। ये वेरिएबल नहीं यूज हो रहा है, इसको हम हटा देंगे। ये वेरिएबल यूज हो रहा है, हाँ ये वेरिएबल यूज हो रहा है। ये वेरिएबल भी यूज हो रहा है। ये वेरिएबल नहीं यूज हो रहा है, इसको भी हम हटा देंगे। एंड देन ये एक और वेरिएबल है, ये भी यूज नहीं हो रहा है, इसको भी हम हटा देंगे। इस वेरिएबल को देखते हैं, ये वेरिएबल भी कहीं यूज नहीं हो रहा है, इसको भी हम हटा देंगे। अब ऑलमोस्ट हमें एक कोड दिख रहा है जो कि एक पावर शेल स्क्रिप्ट में है। अब हम इसको थोड़ा सा एनालिसिस करके देखेंगे ये क्या है। अगर आप इस वेरिएबल को देखो, ये कहाँ यूज हो रहा है, ये यहाँ पर यूज हो रहा है। दैट मीन्स इसकी वैल्यू 593 है। ओके, सो ये यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये इन्वायरमेंट वेरिएबल है, उसमें यूजर प्रोफाइल है, एंड वहां पर ये किसी कोई पाथ जनरेट कर रहा है। ये जो वेरिएबल है, ये एक पाथ जनरेट हो रहा है जिसमें
exe फाइल को कॉपी किया जा रहा है, कॉपी किया जा रहा है या कुछ भी, ये पाथ यूज हो रहा है। ओके, एंड एग्जीक्यूटेबल का नाम क्या है? 593 593.exe। ओके, जो कि एक सस्पिशियस फाइल है। फाइन। सो अब हम और आगे देखेंगे, तो ये वेरिएबल क्या कर रहा है, इसमें अगर आप देखो कॉन्केटिनेशन का, ये कॉन्केट कर रखा है, इसको हम हटा देंगे, अगर ये थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। इधर हम इस कॉन्केटिनेशन को हटाएंगे, तो ये क्या कर रहा है, एक न्यू ऑब्जेक्ट बना रहा है वेब क्लाइंट का। ओके, तो फाइन, ये एक वेरिएबल है जिसके अंदर कुछ डेटा है। ये डेटा क्या है? अ, कुछ डेटा है जो कि स्प्लिट हो रहा है, ये हमारे स्टार से। ओके, वो आई गेस यूआरएल आइडेंटिफाई करके उसे, तो हम क्या करेंगे, ये जो डेटा है इसको हम सेपरेट करने की कोशिश करेंगे स्टार से। अब हमें इससे ये समझ में आ रहा है, ये एक वेरिएबल है जिसमें जो डेटा था उसको स्प्लिट कर रहा है स्टार से, एंड ये सारे यूआरएल्स हैं। एच टी टी पी, अगर तुम देखो तो अनियन गेम्स डॉट जेपी कॉन्टैक्ट, ये यूआरएल है। सो दैट मीन्स ये जो वेरिएबल है, ये एक लिंक लिस्ट है जो कि यूआरएल्स को स्टोर करके रखे हुए है। एंड यहाँ पर देखेंगे फॉर ईच, दैट मीन्स फॉर लूप है। एंड ये एक वेरिएबल है जो कि फॉर इस वेरिएबल में जो कि लिस्ट है उसको लूप से ट्रेवर्स कर रहा है, एंड उसमें जो फाइल है, इस यूआरएल पे जो भी फाइल है उसको डाउनलोड कर रहा है। यहाँ पे देखने को मिल रहा है डाउनलोड, डाउनलोड फाइल। ओके, एंड डाउनलोड फाइल इन यूआरएल से कर रहा है। एंड जो डाउनलोड करके किस लोकेशन पे डाल रहा है, वो लोकेशन हमने स्टार्टिंग में देखा था, ये इस वेरिएबल में बन रहा है 593.exe करके। ओके, एंड यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगी है जिसमें ये, अगर आप देखोगे यहाँ पे गेट आइटम, उसका लेंथ दिया हुआ है, एंड उस ओके, सो ये क्या कर रहा है, ये सारे यूआरएल जो ट्रैवर्स हो रहे हैं उस पे ये फाइल को देख रहा है। अगर ये फाइल वहां पर है, अगर किसी भी यूआरएल पे मिल जाती है, तो ये उस लूप को ब्रेक कर देगा। दैट मीन्स इनमें से किसी भी यूआरएल पे अगर वो पर्टिकुलर फाइल मिल जाती है, तो ये लूप को ब्रेक कर देगा एंड उस को एग्जीक्यूट कर देगा, उस फाइल को एग्जीक्यूट कर देगा। ओके, दैट मीन्स ये एक फाइल है जो कि यूआरएल से किसी एग्जीक्यूटेबल को डाउनलोड कर रही है एंड उसको एग्जीक्यूट कर रही है। ओके, एंड सिमिलर बिहेवियर हमने देखा था जब आपको मैंने डॉक्यूमेंट फाइल को एनालाइज करके दिखाया था इस जगह पर। फिशिंग मेल के अंदर आपके पास डॉक्यूमेंट फाइल आती है, उसमें मैक्रो लिखा रहता है, उसमें पावर शेल होती है, एंड वो पावर शेल किसी मेलवेयर को डाउनलोड करती है। एंड आपने देख लिया कि वो पावर शेल क्या कर रहा था, मेलवेयर को डाउनलोड कर रहा था। ओके, अगर आप देखना चाहते हैं कि वो जो फाइल डाउनलोड कर रहा था वो मेलवेयर है कि नहीं, तो हम वहां पर ये देख सकते हैं कि जो यूआरएल है वो मेलिशियस है कि नहीं। ओके, सो लेट्स से हम पहला यूआरएल कॉपी करते हैं, इसको हम सेम वायरस टोटल पे जाके यूआरएल चेक कर सकते हैं।
ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि मोस्ट ऑफ द एंटीवायरसेस इस यूआरएल को मेलिशियस बता रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ से कोई मेलवेयर को डाउनलोड किया जा रहा है। ओके, तो इस तरीके से हम किसी भी ऑब्फस्केटेड फाइल को थोड़ा सा मैन्युअली इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस लगा के हम डी ऑब्फस्केट कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे हम उसको वर्डिक्ट दे सकते हैं। कभी भी आपके पास कोई फिशिंग ईमेल आए जिसमें कोई अटैचमेंट हो, तो अब आप उसको एनालाइज कर सकते हो कि उसमें क्या चीज हो रही है, क्या मेलिशियस एक्टिविटी है। ओके, अब लास्ट हमारा सिर्फ बचा है कि अब हम डायनेमिक एनालिसिस कैसे करें। डायनेमिक एनालिसिस ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करते हैं, एंड देन हम उस एग्जीक्यूशन के बाद ये देखते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं हमारे सिस्टम के, रिसोर्सेज मतलब हमारी फाइल सिस्टम है, हमारा इंटरनेट इंटरफेस है, नेटवर्क इंटरफेस है, हमारी अ, कुछ रजिस्ट्री फाइल्स हैं, इन सब चीज़ों में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। अगर वो चेंजेस हमारे मेलिशियस एक्टिविटी के लिए है, तो हम उसको मेलवेयर बोल सकते हैं। इसमें कुछ टूल्स हैं, टूल्स जैसे प्रोसेस हैकर, किसी भी प्रोसेस को चेक करने के लिए कि सिस्टम पे कौन कौन से प्रोसेस चल रहे हैं, उसको मॉनिटर करने के लिए हम ये टूल यूज करते हैं। प्रोसेस मॉनिटर है जिसमें हम एक्टिविटीज चेक करते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज आपके सिस्टम पे हो रही है। एंड नेटवर्क मॉनिटर है जिससे हम नेटवर्क की ट्रैफिक को चेक कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। एंड देन सिमिलर सीएमडी वॉचर है, ये क्या करता है, कोई भी नया प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उसको चेक करता है। लेट्स से जो हमारे पास एन्क्रिप्टेड मेलवेयर था, इस मेलवेयर को हमको डिटेक्ट करना है। ओके, एंड हम इसमें स्टैटिक एनालिसिस नहीं करना चाहते, एंड हम जो इनर फाइल हमने निकाली थी उसको हम डिलीट कर देते हैं। ओके, सो हम जो इनक्रिप्टेड मेलवेयर है उसको हम डिटेक्ट करना चाहते हैं कि ये मेलिशियस है कि नहीं, और किसके थ्रू, डायनेमिक एनालिसिस के थ्रू। ठीक है, तो हम कौन कौन से टूल यूज करेंगे, हम एक प्रॉक्मॉन यूज करेंगे। हम इस फाइल का नाम ले लेते हैं 4d.exe। प्रॉक्मॉन क्या करता है कि जितनी भी प्रोसेसेस चल रहे हैं उनकी एक्टिविटीज को लॉग करता है। तो मुझको स्पेसिफिकली एक फिल्टर लगाना है कि जो भी एक्टिविटीज इस फाइल के थ्रू हो, 4d.exe के थ्रू, उन सारी एक्टिविटी को लॉग करे। ओके, तो अब ये सिर्फ वो एक्टिविटीज लॉग करेगा जो इस फाइल ने की है। ओके, सेकंड प्रोसेस हैकर, ये हमको बताएगा कि हमारे सिस्टम पे कौन कौन से प्रोसेसेस रन कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे हमको सारे प्रोसेसेस दिख सकते हैं। ओके, तो हम डायनेमिक एनालिसिस करते हैं। डायनेमिक एनालिसिस सिंपल, हम प्रोग्राम को रन कर देंगे एंड उसका बिहेवियर हम देखेंगे। ओके, हम यहाँ पे देख सकते हैं 4d.exe रन कर रहा है, बट मुझे मालूम है ये बहुत डेंजरस मेलवेयर है, तो मैं इसको जल्दी ही डिलीट कर दूंगा। इसको मैंने एग्जीक्यूट किया एंड जल्दी ही इसको डिलीट कर दिया, बट उतनी देर में क्या क्या एक्टिविटीज की है वो हम इधर प्रोसेस मॉनिटर में देख सकते हैं। सबसे पहले जो भी फाइल होती है वो एग्जीक्यूट करती है, अपनी डीएलएल फाइल्स को लोड करती है। तो आप देख रहे होंगे ये डीएलएल फाइल्स को सबसे पहले लोड किया इसने यहाँ तक, कर्नल बेस्ड डीएलएल एंड सिसमेन डीएलएल, यहाँ तक इसने इस सारी डीएलएल्स लोड कर ली हैं। एंड देन उसके बाद इसने अपने आप को रीड किया है
4d.exe एंड देन अगर आप देखोगे अभी भी स्टिल ये सब DLL फाइल को लोड कर रहा है। अभी इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ है, ये अभी भी DLL फाइल को लोड कर रहा है। यहाँ पर भी लोड किया हुआ है एंड देन स्टिल कुछ DLL लोड्स हो रही हैं। यहाँ पर ये कुछ क्रिप्टोग्राफिक RSA एल्गोरिथम को यूज कर रहा है। हम इसका आर्टिफैक्ट कॉपी कर लेते हैं और हम सर्च करते हैं इसमें ये क्या कर रहे हैं। ये एक फाइल को क्रिएट कर रहा है सिस्टम पर जो कि है ryukreadme.html। हम इस आर्टिफैक्ट को भी कॉपी कर लेते हैं एंड ये काफी डायरेक्टरीज को ट्रेवर्स कर रहा है एंड एक और फाइल बना रहा है .ryn के नाम से। ओके सो इतने आर्टिफैक्ट्स मुझे मालूम है कौन सा मेलवेयर है। सो ये इतने आर्टिफैक्ट्स इनफ है इसको डिटेक्ट करने के लिए। तो मैं इनको सर्च करता हूँ ऑनलाइन। देख रहे होंगे आप ये boot nxt.ry के ये ज़्यादातर IOCs या malicious चीज़ें ही दिख रही हैं आपको स्कैनिंग में। तो हम ये देखते हैं कि .rny क्या होता है। .ry फाइल्स अगर आप ये लिंक्स ओपन करेंगे ryn के what kind of malware is RYK? RYK encrypt the data using a cryptographic algorithm and render and store computer unusable. It append extension RYK and RYK also plays the readme .txt ये हमने आर्टिफैक्ट में देखा। ryuk readme .html एक फाइल को ड्रॉप किया हुआ है एंड ये सारी फाइल्सों को ट्रेवर्स कर रहा था। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये एक मेलवेयर है जो कि क्या करता है सारी डायरेक्टरीज ये क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम यूज करता है इनक्रिप्ट करने के लिए एंड सारी डायरेक्टरी में एक रैंसम नोड डालता है जिसका नाम ryuk readme.html है एंड सारी फाइल्स को ये इनक्रिप्ट करके .ry के नाम से सेव कर लेता है एंड इस मेलवेयर का नाम है ryuk ransomware। ओके तो ये इस ब्लॉग से हमको मिलता है
जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये जो एक्टिविटीज हैं कि रैंसमवेयर की है। तो इसी तरीके से हम डायनेमिक एनालिसिस करते हैं। हम ये देखते हैं, कोई फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं, उसका बिहेवियर देखते हैं, उसने क्या क्या एक्टिविटीज की अपने सिस्टम के ऊपर। ओके, सो इस डेमो से हमने ये देखा कि डायनेमिक एनालिसिस करके हम एडवांस मेलवेयर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं।